वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा, आप सभी के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिवीजन। बेटा एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर बेटा हम क्या करेंगे, आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल जो है बेटा उसी को हम रेफर करते हुए चलेंगे। तो सभी क्या करेंगे, अपनी बुक के अंदर मॉड्यूल 1 के अंदर बेटा चैप्टर नंबर 3 जो है वो निकाल लेंगे। बच्चे चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आपका सबसे पहला टॉपिक आता है स्टेटस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेटा स्टेटस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर हम बात करके चले, ठीक है, पहले तो मैं बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर किस लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, पहले हम उसकी बात करके चलें। सर इस स्टैंडर्ड के अंदर बेटा पता क्या होगा, इस टॉपिक के अंदर कैसा क्वेश्चन बनेगा, दे कैन गिव यू अ केस स्टडी। एक किसी एंटिटी के बारे में बता देंगे। इट कुड बी अ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी और इट कुड बी अ कॉर्पोरेट एंटिटी। कंपनी एंटिटी हो सकती है, नॉन कंपनी एंटिटी हो सकती है। ठीक है, और आपसे कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है कि उसके ऊपर वो कौन से लेवल ऑफ एंटिटी है। दिस कुड बी वन ऑफ द क्वेश्चन इन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है। ऑल्टरनेटिवली वो ऐसा कर सकते हैं कि आपको एक क्वेश्चन बना के दें 3 से 4 नंबर का, जिसके अंदर आपको पहले आइडेंटिफाई करना हो कि वो कौन से लेवल ऑफ एंटिटी है, और फिर आपको उसके ऊपर जो जो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है उसके बारे में बता के चलना हो। तो बेटा सबसे पहला हमारे पास इसके अंदर कंसेप्ट आता है कि स्टेटस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब बेटा स्टेटस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर हम बात करके चले, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्टैंडर्ड जो होता है वो कौन डेवलप करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है इंस्टीट्यूट ऑफ आईसीआई, मतलब आईसीआई का जो है एएसबी जो होता है वो डेवलप करके चलता है। ठीक है, विच आर इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ काउंसिल, जो कि अप्रूव कौन करके चलता है, एमसीए अप्रूव करके चलता है कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए। स्टैंडर्ड जो होते हैं कभी भी बेटा लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, लोकल रेगुलेशंस को ओवरराइड करके नहीं चल सकते। ठीक है, स्टैंडर्ड जो है वो नेवरदलेस मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या चीज है कि अगर जो स्टैट्यूट है जो एप्लीकेबल है उस एंटिटी के ऊपर जिसकी आप बात करके चल रहे हो, अगर उसने वो मैंडेटरी कर दिया, देन डेफिनेटली आपको कंप्लाई करना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ। जैसे अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 की बात करके चलें, तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बोला गया है कि आप जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो यू हैव टू कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो वहां पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके चलने हैं। अब असेस करना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है या नहीं है, सबसे पहले आपको ना कुछ एक क्वेश्चंस के आंसर पता होना चाहिए। कि पहला, कि क्या जो हम एंटरप्राइज जिसकी हम बात करके चल रहे हैं क्या उसके ऊपर स्टैंडर्ड लगता है। अगला क्वेश्चन आता है क्या ये अप्लाई करेगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसर्न है उसके ऊपर। और उसके अगला क्वेश्चन आता है क्या ये फाइनेंशियल आइटम जो कंसर्न है क्या उसके ऊपर स्टैंडर्ड लगता है। तो तीन आता है, पहले क्या एंटरप्राइज के ऊपर लग भी रहा है वो स्टैंडर्ड, अगर लग रहा है क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसर्न है उसके ऊपर लग रहा है, फिर जो आइटम है फाइनेंशियल आइटम है क्या उसके ऊपर स्टैंडर्ड लग रहा है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि किस एंटरप्राइज के ऊपर बेटा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है अप्लाई करते हैं। तो कह रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है बेटा वो अप्लाई करेंगे किसी भी ऐसी एंटरप्राइज के अंदर, चाहे वो ऑर्गेनाइज है, ठीक है, कॉर्पोरेट है, कॉपरेटिव है, कोई भी फॉर्म है, जो कि कमर्शियल इंडस्ट्रियल या बिजनेस एक्टिविटीज में है, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड है। ठीक है, इवन अगर वो एस्टेब्लिश करी गई है चैरिटेबल रिलीजियस पर्पसेस के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसी एंटरप्राइज है जिसकी एक्टिविटीज नॉट ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्रियल और बिजनेस नेचर नहीं है, जिसकी एक्टिविटी जो है 100%, ठीक है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल और बिजनेस नेचर की नहीं है, उसके ऊपर स्टैंडर्ड नहीं लगा के चलोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा इन्होंने दिया था कि भी आपने क्या करा, डोनेशन जो है वो कलेक्ट करी है और आगे फ्लड अफेक्टेड लोगों को आप देने वाले हो। तो यहाँ पर कोई भी कमर्शियल इंडस्ट्रियल या बिजनेस नेचर की एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो उस वाली एंटरप्राइज के ऊपर आप ये वाला स्टैंडर्ड वहां पर नहीं लगा के चलोगे। ठीक है, एक्सक्लूजन ऑफ एन एंटरप्राइज जो है वो तभी कह रहे हैं एप्लीकेबल है, वुड बी परमिसिबल इफ नो पार्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ सच एंटरप्राइज इज कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस इन नेचर। कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि किसी एंटरप्राइज को हम एक्सक्लूड करेंगे कि भाई ठीक है तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना लगाओ। कब एक्सक्लूड कर सकते हैं, अगर आपकी 100% बेसिकली कोई भी एक्टिविटी आपकी कमर्शियल इंडस्ट्रियल या बिजनेस नेचर की बच्चों नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना। इवन अगर 0.01% कमर्शियल इंडस्ट्रियल या बिजनेस नेचर है ना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग जाएंगे। ठीक है, अब अगला आता है इंप्लीकेशन ऑफ मैंडेटरी स्टेटस। अब यहाँ पर हम बात करके चले तो कहीं ना कहीं हम बात कर चुके हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो रिक्वायर करता है कि जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर चलने हैं वो सेक्शन नंबर 133 के अंदर बोला गया कि एएस को फॉलो करते हुए बना के चलने हैं। ठीक है, और ऑडिटर जो होता है उसको भी क्या करना होता है, सेक्शन नंबर 143(3) क्लॉज ई के अकॉर्डिंग उसको रिपोर्ट करना होता है कि जो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करे हैं क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लाई करा गया है या नहीं करा गया। ठीक है जी, और अगर कंप्लाई नहीं करा गया है तो आपको क्या करने होते हैं, कंपनी को डिस्क्लोज करना होता है अगर उसने फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लाई नहीं करा है, कि क्या रीजन रहे, कि डेविएशन का रीजन क्या रहा है, उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या रहा है। तो वो डिस्क्लोज करके बेटा क्या करना होता है, चलना होता है। ठीक है बेटा, क्या यहां तक क्लियर है। कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मान के चलेंगे वो ट्रू और फेयर व्यू नहीं दे रहे अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लाई नहीं करा है। ठीक है जी,
कह रहे हैं लेकिन, कह रहे हैं हम ये मान के नहीं चलेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रीट नहीं करा जाएगा, शुड नॉट बी ट्रीटेड एज नॉट डिस्क्लोजिंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, मेनली बाय द रीजन कि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी के केस में अगर उन्होंने कोई ऐसा मैटर डिस्क्लोज नहीं करा है जो इंश्योरेंस एक्ट बोल देता है कि भाई इसको डिस्क्लोज नहीं करना, या बैंकिंग कंपनी के केस में उन्होंने कुछ ऐसा डिस्क्लोजर नहीं दिया, ठीक है, जो बैंकिंग कंपनी ने मना करा हुआ है। कह रहे हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उसके ऊपर लगता है, बैंकिंग कंपनी के ऊपर ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज डिस्क्लोज देना रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने डिस्क्लोज नहीं करा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ट्रू और फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं कर रहे। सिमिलरली कोई भी ऐसी कंपनी जो जनरेशन या सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 लगता है, तो कोई भी ऐसा मैटर जो रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, ठीक है, वो भी बेटा यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि भी ट्रू और फेयर व्यू वो स्टेटमेंट्स नहीं दे रही। ठीक है जी। अब कंपनीज एक्ट 2013 की अगर हम बात करके चले, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है स्टैंडर्ड, या एड ऑन कर सकती है उसके ऊपर, जो एज रिकमेंडेड बाय द इंस्टीट्यूट है इन कंसल्टेशन विद नेफ्टा, कि कौन कौन से स्टैंडर्ड जो है बेटा वो लगेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि कौन कौन सी फाइनेंशियल आइटम्स हैं जिसके ऊपर स्टैंडर्ड लगते हैं। कहेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इंटेंडेड है कि वो अप्लाई करेंगे उन आइटम्स के ऊपर जो कि मटेरियल है। और एक आइटम को मटेरियल हम कब मान के चलते हैं, अगर उसके ओमिशन से या उसके मिस स्टेटमेंट से इकोनॉमिक डिसीजन चेंज हो सकता है। अब मटेरियलिटी जो होता है वो जरूरी नहीं है कि इट्स द फंक्शन ऑफ साइज। अब ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लेते हैं 50,000 रुपए की पेनल्टी जो है वो किसी एक बड़ी कंपनी के लिए वो क्या है, स्मॉल अमाउंट है इन टर्म्स ऑफ मनी, बट बिकॉज इट इज अ पेनल्टी एंड पेनल्टी इज फॉर ब्रीच ऑफ लॉ, लॉ ब्रीच करने के चक्कर में पेनल्टी लगी है, तो इट इज एन मटीरियल आइटम, तो वो इंफॉर्मेशन कन्वे करना क्या है, जरूरी है। तो जो मटीरियलिटी होती है ना वो हमेशा जज करी जाती है केस टू केस। ठीक है, वन आइटम में भी मटीरियल फॉर एंटिटी एंड द सेम में नॉट बी मटीरियल फॉर द अदर एंटिटी। अब इसके बाद हम बात करके चले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इनकम टैक्स एक्ट का, क्या बेटा क्या मतलब लेना देना है आपस में। कह रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, कहेंगे उनकी इंटेंशन क्या है कि हम डाइवर्सिटी जो है वो रिड्यूस करेंगे, कि जो एप्लीकेशन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हो, हम उसकी डाइवर्सिटी को कम करके चल रहे हैं ताकि कंपेरेबिलिटी इंप्रूव हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बढ़े, फेयरनेस बढ़े, ये हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं जो डिडक्शंस और एग्जम्पशंस अलाउड होती हैं टैक्सेबल इनकम के अंदर, कहेंगे वो किस बेस के ऊपर होती है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। तो कहेंगे हो सकता है कि कुछ एक एक्सपेंस जो आप पीएनएल के अंदर आप लेकर जा रहे हो बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डज नॉट इम्प्लॉय की उसकी हमें डिडक्शन जो है वो मिलेगी मिलेगी इनकम टैक्स पर्पस के लिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया है क्या, कि जो डेप्रिसिएशन है ऑन एसेट्स टेकन ऑन फाइनेंस लीज, अगर फाइनेंस लीज के ऊपर बेटा कोई एसेट लिया गया तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन किसकी किताबों में लगती है, लेसी की किताबों में लगती है। लेकिन इनकम टैक्स के अगर एंगल से हम बात करके चलें, तो जो लीगल ओनर होता है वो डेप्रिसिएशन उसको मिलेगी। ठीक है, तो लेसर को डेप्रिसिएशन मिलती है। सिमिलरली रेकोग्निशन के बारे में है, कह रहे हैं रेकोग्निशन को अवॉइड नहीं करा जा सकता, सिंपली सिर्फ इस वजह से कि सेक्शन 10 के अंदर एग्जम्प्ट है। जैसे एग्रीकल्चर इनकम ही ले लो, एग्रीकल्चर इनकम इनकम टैक्स में तो एग्जम्प्ट होती है, लेकिन हम अकाउंटिंग पर्पस के लिए तो उसको रिकॉर्ड करके चलेंगे ना बेटा। ठीक है, तो कहेंगे क्योंकि वो एग्जम्प्टेड है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपने रेकोग्नाइज ना करके चलो। देन हमारे पास अगला कंसेप्ट आता है आईसीडीएस का, जो सेक्शन नंबर 145(2) है बेटा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एम्पावर दे रखी है कि वो नोटिफाई कर सकता है ऑफिशियल गैजेट के अंदर फ्रॉम टाइम टू टाइम इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, जो एक क्लास ऑफ असेसिस को या इन रिगार्ड ऑफ एनी क्लास ऑफ इनकम आपको फॉलो करके चलने होंगे। ठीक है जी। अब कहते हैं 10 आईसीडीएस जो है बेटा वो क्या करे गए हैं, नोटिफाई करे गए हैं। अब 10 आईसीडीएस कौन से नोटिफाई करे गए हैं, सबसे पहला है अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, अगर आप इसको रिलेट करो, मैंने आपको यहाँ पर ना तरीका बताया था कि बेटा अगर इसको याद रखना है, वैसे तो देखो इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है, आईसीडीएस वाले पार्ट के ऊपर, स्टिल अगर इसको अगर किसी बच्चे ने याद रखने का तरीका रखना है, क्योंकि शायद आपके इनकम टैक्स में है नहीं है, मुझे नहीं पता इसका कितना रोल है। सबसे पहला अकाउंटिंग पॉलिसी है ये, और कुछ नहीं, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है। देन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है। ठीक है, देन आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है कंस्ट्रक्शन वाला। देन एएस 9 है। फिर आपका टेंजिबल फिक्स एसेट, तो इसको आप एएस 10 के साथ क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन ट्रेड एएस 11 के साथ रिलेट कर सकते हो। गवर्नमेंट ग्रांट एएस 12 के साथ रिलेट कर सकते हो। सिक्योरिटीज को एएस 13 के साथ रिलेट कर सकते हो। बोरोइंग कॉस्ट को एएस 16 के साथ, और प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटीज और कंटीजेंट एसेट्स को एएस 29 के साथ रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो देखोगे तो क्या चीज है कि कहीं ना कहीं बेटा ऑर्डर के अंदर है, जो कुछ है वो क्या है, ऑर्डर में है। ठीक है जी। तो ये जो अब तक हमने पढ़ा, दैट इज समथिंग जो एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट
नहीं है। लेकिन अब जो पढ़ना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करके चले तो इसके अंदर क्या है, कहेंगे अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई करने के लिए अब आईसीए ने क्या करा है बेटा, एक अनाउंसमेंट इशू करी है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अनाउंसमेंट आईसीए ने इशू करी थी, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटिटीज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटिटीज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इस अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग वो ये कहते हैं कि जो एंटिटीज होती हैं, यहाँ पर बेटा नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की बात करी गई है, कह रहे हैं जो एंटिटीज होती हैं उसको आप क्या करते हैं, चार लेवल के अंदर बांट सकते हो, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1। ठीक है, लेवल 4, 3 और 2 जो होते हैं ना, उनको हम क्या बोल देते हैं, माइक्रो, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। यानी लेवल 4 क्या हो गया माइक्रो, लेवल 3 क्या हो गया स्मॉल, लेवल 2 क्या हो गया मीडियम, और ठीक है लेवल 1 क्या हो गया लार्ज एंटिटीज। कह रहे हैं लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, जो नोटिफाई करे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन कंसल्टेशन विद नेशनल एडवाइजरी कमेटी, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर बनाई गई। ठीक है, उन्होंने भी क्या इशू करे हैं, ठीक जी, जो क्या है नेफ्रा है बेसिकली। ठीक है, अब जो क्या है, क्या बनाए गए, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटिटीज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कंपनीज। और बेटा कंपनीज के केस में कैसे क्लासिफिकेशन करी गई है, दो कैटेगरी लेवल में, दो लेवल में बांटा गया, एक होती है स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी और एक होती है अदर देन स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी, जिसको हम नॉन एसएफसी बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, अगर मैं बात करके चलता हूँ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की, तो आप बेटा चार तरीके से क्लासीफाई करके चल सकते हो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए। और अगर हम बात करके चले कॉर्पोरेट एंटिटीज की, तो दो तरीके से क्लासीफाई करके चल सकते हो। ठीक है, और ये जो क्लासिफिकेशन दी गई है कंपनीज के केस में, वो कैसे दी गई है, कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021 के अकॉर्डिंग जो है बेटा, ये क्लासिफिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं दी गई है। अब आ जाते हैं बेटा, क्राइटेरिया क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कंपनी एंटिटीज के लिए फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है बेटा, इन्होंने क्या करा, नॉन कंपनी एंटिटीज के लिए बोला कि हम चार कैटेगरी के अंदर बांट सकते हैं, लेवल 1 लार्ज एंटिटी है, लेवल 2 मीडियम है, लेवल 3 स्मॉल है, लेवल 4 माइक्रो है। लेवल 4, 3 और 2 को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज। अब जो क्राइटेरिया दिया गया है इसके लिए नॉन कंपनी एंटिटीज के लिए, वो कैसे दिया गया है, अब आप वो हम पढ़ेंगे एनेक्स्टर नंबर 1 के अंदर। ठीक है, एनेक्स्टर नंबर 1 जो है मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि उसके अंदर क्या दिया गया, लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है, लेवल 3 क्या है एंड लेवल 4 क्या है। लेवल 1 जो होते हैं ना बेटा, उनको कंप्लाई करना होता है इन फुल सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ। तो ध्यान रखना कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर जो एंटिटी है वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी वाली है, बेटा कुछ बच्चों ने ना गड़बड़ कर दी थी, मैंने, मुझे अच्छे से याद आ रहा है, मैंने टेस्ट के अंदर ना एक क्वेश्चन डाला था इसके ऊपर, तो बच्चों ने पता क्या गड़बड़ कर दी, मैंने ना लेवल, मैंने शायद कंपनीज का पूछा था और बच्चों ने आंसर पता है बेटा किस चीज का दे दिया था, बच्चों ने आंसर दे दिया था ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अकॉर्डिंग। एसएमसी नॉन एसएमसी शायद मैंने पूछा था, या पता नहीं रिवर्स हुआ था। ठीक है, मैं पूछ रहा था एसएमसी नॉन एसएमसी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, बच्चा आंसर देता है एसएमसी नॉन एसएमसी। किसी एक दो बच्चों ने ऐसा करा हुआ था। ठीक है जी, तो बेटा जो लेवल 1 एंटिटीज होती है ना, उनको इन फुल कंप्लाई करना होता है जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। लेकिन कुछ एक एग्जाम्पशन या रिलैक्सेशन है जो लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 को दी गई है। कहेंगे जो एप्लीकेबिलिटी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की और एग्जाम्पशंस है, वो कहां पर है, वो उसके लिए एक और नेक्स्ट इन्होंने निकाला है, नेक्स्ट 2 के अंदर बताया गया है। कहेंगे जो अनाउंसमेंट है उसने सुपरसीड कर दिया जो इससे पहले अनाउंसमेंट करी हुई थी। इससे पहले बेटा जो अनाउंसमेंट थी उसको सुपरसीड करा गया, उसको रिवाइज करा गया था। ठीक है बेटा, पहले ना 3 लेवल होते थे, बट अब कितने लेवल हैं, 4। ठीक है, अब यहां पर हम आ जाएंगे सीधा आपके नेक्स्ट 1 के ऊपर। बेटा दिस इज समथिंग जो आपको याद होना चाहिए, लेवल 1 एंटिटीज कौन सी होती है, नॉन कंपनी एंटिटीज जो फॉल करती है इनमें से किसी एक या एक से ज्यादा फॉलोइंग कैटेगरी के अंदर। ठीक है, एट द एंड ऑफ द रेलिवेंट अकाउंटिंग ईयर। तो ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि ये जो आप देख के चलते हो, कब देख के चलते हो, कि एट द एंड ऑफ रेलिवेंट अकाउंटिंग पीरियड आप ये चीज देख कर चलते हो। ऐसी एंटिटीज जो कि जिसकी सिक्योरिटीज यहाँ तो लिस्टेड है या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर, देन आपके बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ऐसी एंटिटीज जो इंश्योरेंस बिजनेस कर रही है, उसके ऊपर आप वो लेवल 1 के अंदर फॉल करेंगी। ऐसी एंटिटीज जो कि एंगेज है कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर, जिसकी टर्नओवर, ध्यान रखना जब हम टर्नओवर की बात करके चलते हैं तो उसके अंदर अदर इनकम जो है वो एक्सक्लूडेड होगी, अगर वो एक्सीड करती है 250 करोड़ से ज्यादा इन द इमीडिएटली प्रोसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। पिछले अकाउंटिंग ईयर के अंदर अगर 250 करोड़ से ज्यादा है, किससे ज्यादा है बेटा, 250 करोड़ से ज्यादा है, लिमिट याद होनी चाहिए। ऐसी एंटिटीज जो कि एंगेज है कॉमर्शियल, इंडस्ट्री या बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर, जिसकी बोर्विंग क्या है, इन एक्सेस ऑफ, जिसकी बोर्विंग जो है बेटा इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़ है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रोसीडिंग अकाउंटिंग ईयर।
जब हम बात करके चलेंगे टर्नओवर की, तो पिछले साल की टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है। अगर हम बात करके चल रहे हैं बोर्विंग की, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पिछले साल के अंदर क्या है, अगर 50 करोड़ से ज्यादा है, और होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ एनी ऑफ द अबव। देन लेवल टू एंटिटी की अगर हम बात करके चले, तो लेवल टू एंटिटी के अंदर क्या आ जाता है, नॉन कंपनी एंटिटीज कहेंगे, जो कि लेवल वन एंटिटीज नहीं है, ठीक है, और लेकिन फॉल करती है इनमें से किसी एक कैटेगरी के अंदर, वो लेवल टू एंटिटी कराएगी। बेटा टर्नओवर के लिए क्या बोला गया है, जिसकी टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 250 करोड़ एक्सीड नहीं करती है। ध्यान रखना, लेवल वन के अंदर क्या है, लेवल वन के अंदर बोला गया है एक्सीडिंग 250 करोड़, और यहां पर क्या बोला गया, डज नॉट एक्सीड 250 करोड़। ठीक है, लेकिन एक्सीड किससे कर रहा है, 50 करोड़ से ज्यादा। बोर्विंग लेवल वन में कितना था, लेवल वन में बोर्विंग बच्चे कितना है, अरे बेटा लेवल वन में बोर्विंग कितना था, इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़। 50 करोड़। और लेवल टू के अंदर बोर्विंग कितना है, 10 करोड़ से ज्यादा, 10 से लेकिन 50। 50 करोड़ तक, 50 से बट कम। डज नॉट एक्सीड 50 करोड़। 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, नॉट इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़। 50 करोड़। बोलो क्लियर है बच्चों यहाँ तक। यस सर। और होल्डिंग और सब्सिडरी, चलो दो लेवल करें, ये याद होनी चाहिए लिमिट्स। ठीक है, लेवल वन की बात करके चलो, ऐसी कंपनीज, ऐसी एंटिटीज, कंपनी नहीं, ऐसी एंटिटी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है। लिस्टेड है या इन प्रोसेस ऑफ और इन लिस्टिंग है। प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। देन आपके बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, बैंक्स, फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, एंटिटीज कैरिंग अथॉरिटीज, ऑन द इंश्योरेंस इंश्योरेंस बिजनेस। बिजनेस, ऐसी एंटिटीज जो कि कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल बिजनेस इंस्टीट्यूशन, एक्टिविटीज के अंदर है, जिसकी विच हैव टर्नओवर्स इन टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर द देन अदर इनकम एक्सीड 250 करोड़। ठीक है, crores। इन द इमीडिएटली प्रोसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। ऐसी एंटिटीज जो कि एंगेज है कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर, हैविंग बोरिंग, जिसकी 50 करोड़ से ज्यादा की क्या है, बोरिंग है, जिसकी एट एनी 50 टाइम करोड़ से ज्यादा की क्या है बच्चों, बोरिंग है, ठीक है, एट होल्डिंग। एनी टाइम। और अगला क्या है, होल्डिंग है सब्सिडरी। होल्डिंग अच्छा सर, सब्सिडरी। लेवल टू के अंदर क्या आता है बताएंगे बेटा, लेवल टू जी जी एंटिटी के अंदर बताइए। आता है नॉन कंपनी एंटिटीज, जो कि लेवल वन की नहीं है, वन। जिसकी टर्नओवर कितनी है बेटा, 50 करोड़ से ज्यादा, 250 करोड़ से, कम। बट डज नॉट एक्सीड 250 करोड़, है ना। 50 करोड़ से यस। ज्यादा है लेकिन 250 करोड़ तक है, 250 करोड़ से ज्यादा नहीं है। जिसकी बोर्विंग जो है वो किससे ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा है लेकिन मोर 50 देन करोड़ से 10 ज्यादा crores बट अप टू नहीं है। 50 और crores होल्डिंग और सब्सिडरी। एट एनी लेवल टाइम। थ्री के अंदर क्या आता है, ऐसी एंटिटी जो कि लेवल वन लेवल टू के अंदर फॉल नहीं करती, और जो इनमें से किसी एक क्राइटेरिया के अंदर फॉल कर जाती है, जिसकी टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा है 10 लेकिन crores से 50 करोड़ 50 से करोड़ ज्यादा से नहीं है। 50 और करोड़ तक। जिसकी बोर्विंग्स जो है वो किससे ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा 2 है लेकिन crores बट 10 करोड़ से लोअर ज्यादा 10 नहीं crores। है। और होल्डिंग और सब्सिडरी, ठीक है। लेवल फोर एंटिटी कौन सी है, ऐसी विच इज एंटिटी नॉट लेवल जो कि 1 ना लेवल तो 2 लेवल लेवल वन 3। है, ना लेवल टू है सर, ना लेवल थ्री है, ठीक है, वो वाली एंटिटी आ जाएंगी। तो अगर इसको मुझे क्लासिफाई करना हो इन टर्म्स ऑफ टर्मिनोलॉजी, तो कैसे क्लासिफाई करूंगा बता सकते हो मुझे, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ऐसी एंटिटी जिसकी टर्नओवर जो है डज नॉट एक्सीड 10 डज नॉट crore एक्सीड टेन अप टू करोड़ 10 crore ठीक है, जिसकी बोर्विंग्स जो है वो दो अप टू 2 करोड़ से crores। ज्यादा नहीं है, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ है। और होल्डिंग और सब्सिडरी, और ऐसी जो लेवल वन लेवल टू या लेवल लेवल थ्री में 3 लेवल फॉल 3 नहीं नहीं करती है। करती। ठीक है बेटा, देन उसके अलावा ना कुछ एक एडिशनल यहाँ पर हमने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो। कह रहे हैं अगर मान लीजिए कोई एक एमएसएमई है, जिसने एग्जाम्पशन अवेल कर लिए है, रिलैक्सेशन जो है वो अवेल करी है, तो आपको डिस्क्लोज करना होगा वो फैक्ट। ठीक है, कि उस आपको बेसिकली लेवल ऑफ एमएसएमई बताना होगा, और आपको बताना होगा कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे ऊपर लगते हैं हमने उसको अप्लाई करा है। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, बेसिकली लेवल टू थ्री और लेवल फोर के लिए हो गया। ठीक है, क्योंकि लेवल वन वाले के ऊपर तो सारे लग रहे हैं, लेवल टू के ऊपर थोड़ा कम लगता है, लेवल थ्री के ऊपर और कम, और लेवल फोर के ऊपर लीस्ट, है ना। तो हम बताएंगे कि हम जो लेवल थ्री के अंदर फॉल करते हैं और हमारे ऊपर जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं, हमने उसके ऊपर अप्लाई करके चला है। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट क्या आता है कि अगर मान लीजिए कोई एंटिटी ऐसी है जो लेवल टू लेवल थ्री या लेवल फोर के अंदर कवर हो रही है, अगर वो क्वालिफाई करा है उसने किसी एग्जाम्पशन रिलैक्सेशन के लिए जो प्रीवियसली, लेकिन अब वो क्वालिफाई नहीं करती है उस एग्जाम्पशन रिलैक्सेशन के लिए करंट अकाउंटिंग पीरियड में। यानी ऐसे कह लीजिए कि कोई एग्जाम्पशन थी जो पिछले साल तो मिल रही थी सर, लेकिन अब इस साल वो एग्जाम्पशन जो है वो नहीं मिलती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स या रिक्वायरमेंट है वो करंट पीरियड से लगा के चलनी होगी। और जो पिछले साल की फिगर्स हैं, आपको उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। पिछले साल की फिगर्स को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। इसको कहीं ना कहीं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर बनाकर पूछ सकते हैं, ठीक है, कि पिछले साल की फिगर्स को रिवाइज कर रहा है, पिछले साल की फिगर्स को रिवाइज नहीं कर, ठीक है। तो आप क्योंकि अब लेवल टू या लेवल थ्री या लेवल फोर नहीं रहे, तो आप रिवाइज करके नहीं चलेंगे। ठीक है जी। आप क्या कहते हैं कि अगर एक एंटिटी जो पहले लेवल टू लेवल थ्री या लेवल फोर के अंदर कवर्ड थी प्रीवियस पीरियड के अंदर, और उसने कुछ एग्जाम्पशन या रिलैक्सेशन क्लेम करी थी क्योंकि वो उस लेवल के अंदर थी, तो आपको डिस्क्लोज करना होगा सेम चीज अपने नोट्स के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर।
ठीक है, प्रीवियस ईयर की फिगर जो है उसको रिवाइज हमने नहीं करा है, ये आपको डिस्क्लोज करके आना होगा। अब कहता है कि अगर मान लीजिए कोई एंटिटी ऐसी है जो पहले लेवल 1 के अंदर कवर थी, अब सब्सिक्वेंटली वो क्या हो जाती है, लेवल 2, लेवल 3 या लेवल 4 में चल जाती है, यानी लेवल 1 में थी अब वो लेवल 2 में चली गई। या सिमिलरली आप ऐसे कह लीजिए कि पहले लेवल 2 में थी, अब लोअर लेवल पे चले गए हो अगर आप। ठीक है, तो एंटिटी जो है अब क्या है, वो क्वालिफाई नहीं करेगी एग्जम्पशन रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि आप पहले लेवल 1 थे, तो आपके ऊपर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल थे, तो कह रहे हैं अगले 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स भी जो हैं आपके ऊपर जो है सारे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे। अगले 2 ईयर्स भी जो है आपके ऊपर जो है सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है बच्चों क्या रहेंगे, एप्लीकेबल रहेंगे। कहेंगे अगर मान लीजिए कोई एंटिटी ऐसी है जो कि कवर हो रही है लेवल 2 के अंदर, 3 के अंदर या 4 के अंदर, लेकिन वो अवे ऑप्ट करती है कि भाई हमने एग्जाम्पशन अवेल नहीं करके चलनी है जो उस लेवल के ऊपर है, ठीक है, एनी या बट नॉट ऑल ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आपको डिस्क्लोज करना होगा कि जोन जोन सी एग्जाम्पशन आपने वेल करी है। अगर कोई भी एंटिटी है जो लेवल 2, लेवल 3 या लेवल 4 के अंदर है, लेकिन वो अवेल करती है कि हमने एक या एक से ज्यादा एग्जाम्पशन रिलैक्सेशन अवेल नहीं करनी है, तो आपको कंप्लाई करना होगा जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। ठीक है, आपको बताना होगा, वो कंप्लाई करना होगा। डन है बच्चों। अब इसी तरीके से आता है प्रोवाइडेड दैट पार्शियल एग्जम्पशन या रिलैक्सेशन या डिस्क्लोजर जो है वो परमिटेड नहीं है मिसलीड करने के लिए पर्सन को, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते। कह रहे हैं अगर आप कंप्लाई कर रहे हो तो जो भी फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर है आपको फिर वो पूरा अप्लाई करके चलना पड़ेगा। अगर आप कॉन्स्टेंट अप्लाई करके चल रहे हो, मतलब ये नहीं कर सकते कि पार्शियल एग्जम्पशन रिलैक्सेशन आप लेके बैठो, ठीक है, मिसलीड नहीं कर सकते। अब आगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 के रिगार्ड में बेटा एक पॉइंट बोला गया है, डेफिनेटली नॉट एक्सपेक्टेड इन एग्जाम टू बी फ्रैंक, ठीक है, लेकिन स्टिल एक बार मैं बता देता हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 के रिगार्ड में क्या बोला हुआ था कि AS 15 जो इम्प्लॉय बेनिफिट वाला है, कहना एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन जो है वो लेवल 2 और लेवल 3 एंटिटीज को मिलती है दो सब क्लासिफिकेशन के अंदर। एक सब क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, ऐसी एंटिटी जिसके अंदर एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पर्सन जो है वो 50 से उनसे ज्यादा है, एंड ऐसी एंटिटी जिसके अंदर एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 50 से कम है। अब ये कहाँ गिवन है, वो आपकी रिक्वायरमेंट्स AS 15 के अंदर भी कुछ बताया गया है और यहाँ पर भी कुछ बताया गया है। डेफिनेटली नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब हम बात करके चलें एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए। तो नॉन कंपनी एंटिटीज के लिए बेटा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, जो हमने 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस के हैं वो हैं। कह रहे हैं अगर आप लेवल 1 एंटिटी हो, तो लेवल 1 नॉन कंपनी अगर आप एंटिटी हो तो आपको तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरी तरह से अप्लाई करके चलना है। ठीक है, अगर हम बात करके चले नॉन कंपनी एंटिटीज की, तो नॉन कंपनी एंटिटीज के केस में बेटा आपके ये गिवन है। कह रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 तीनों पे एप्लीकेबल होता है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 तीनों पे एप्लीकेबल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज नॉट एप्लीकेबल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है बेटा वो एप्लीकेबल नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, 5, 7, 9 सब पे एप्लीकेबल है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो लेवल 2 एंटिटी पे लगता है, लेकिन 3 और 4 के अंदर कुछ एग्जाम्पशन है, डिस्क्लोजर एग्जाम्पशन है कुछ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, 12, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो है अगेन उसके अंदर क्या है, लेवल 2 पे पूरी एप्लीकेबल है, लेवल 3 और 4 पे कुछ एग्जाम्पशन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 जो है वो पूरी तरह से एप्लीकेबल है। तो अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, मैंने आपको ना कुछ इस तरीके से करवाया था, मैंने कहा था जो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना वो पूरी तरह एप्लीकेबल है उसकी एक लिस्ट बना लो, उसको याद करने की कोशिश करो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 सबके ऊपर लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 सबके ऊपर लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 16, ये ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो सबके ऊपर लगते हैं। ठीक है, देन मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी कि जो से एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, कौन कौन से हैं जो एप्लीकेबल नहीं होते, सर 3, 17, 20, 21, 23, 25 एंड 27। क्या बोला मैंने, 3, 17, 20, 3 और 17 का टोटल क्या आया 20। उसके बाद क्या है, ऑड नंबर्स 21, 23, 25, 27, 29 नहीं लेना। ठीक है, 3, 17, 20, ठीक है, फिर 21, 23, 25, 27। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड ऐसे हैं बेटा जो एप्लीकेबल नहीं है। अब बाकी जितने भी आप स्टैंडर्ड देखोगे तो उसके अंदर क्या चीज है कि अगेन वहां पर कुछ ना कुछ वेरिएशन जो है आपको देखने को मिल जाएगी। तो प्लीज जो वेरिएशन है बेटा एक बार देख लेना, या मैं एक बार आप लोगों के लिए ऐसा कर देता हूँ कि एक बार 2 मिनट लगा के, 2-3 मिनट लगा के चलो मैं कर लेता हूँ डिस्कस। ठीक है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाओ किसके ऊपर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाओ बेटा 10 के ऊपर। 10 में वेरिएशन है, लेवल 2 पे लगता है, लेवल 3 और 4 में डिस्क्लोजर एग्जम्पशन है, सेम फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। ठीक है, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो है वो लेवल 2 और 3 पे लगेगा, लेकिन 4 में कुछ डिस्क्लोजर एग्जम्पशन है। 14 जो है वो लेवल 4 के ऊपर नहीं लगेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 सबके ऊपर लगता है लेकिन एप्लीकेबल विद एग्जम्पशंस है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 की बात करके चलें, लेवल 2 पे लगता है, 3, 4 पे नहीं लगता है।
AS19 सबके ऊपर लगता है, लेकिन कुछ एक डिस्क्लोजर एग्जम्पशन है। ठीक ठीक है जी। इसी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 या 22 लेवल 1 2 3 पे लगता है, लेकिन 4 के ऊपर सिर्फ करंट टैक्स रिलेटेड प्रोविजंस को लेकर लगता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 लेवल 2 पे लगेगा, 3 4 पे नहीं लगता है। 26 लेवल 4 के ऊपर कुछ एक एग्जम्पशन है। ठीक है जी। 28 लेवल 4 के ऊपर नॉट एप्लीकेबल है। तो ये सारे बेटा चीजें आ जाती हैं। डेफिनेटली दिस इज समथिंग जिसको आप पूरी तरह से कभी याद नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी बच्चा इफेक्टिवली पूरी तरह से याद नहीं कर सकता। ठीक है। और मैं इस टाइम में आपको सजेस्ट करूंगा भी नहीं कि बेटा एक एक पैराग्राफ याद रखो कि अच्छा कि ये वाला स्टैंडर्ड का ये वाला पैराग्राफ इसके ऊपर नहीं लगता। दैट इज समथिंग विच इज नॉट फिजिबल। आपको बी के नेक्स्ट के अंदर दे रखा है कि किस स्टैंडर्ड में कौन कौन सी रिलैक्सेशन है। जैसे AS10 का एग्जांपल एक ले लेते हैं कि AS10 के अंदर पैरा नंबर 87 जो है वो नहीं लगता, AS11 के अंदर पैरा नंबर 44 नहीं लगता, AS13 के अंदर पैरा नंबर 35F है जो लेवल 4 एंटिटी के ऊपर नहीं लगता। सो दिस इज समथिंग जो आप लोगों ने पढ़ना होगा। सो यू कैन रीड इट योर लेवल वंस, बट फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव आई डोंट फील कि दिस इज समथिंग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या ऐसा है कि जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया कि कौन कौन से स्टैंडर्ड जो है वो पूरी तरह एप्लीकेबल है, कौन से नहीं एप्लीकेबल, और किसके अंदर कुछ एक एग्जम्पशन या रिलैक्सेशन है, दैट वुड सफाइस। ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 1 बेटा ले लीजिए। बेटा एक पार्टनरशिप फर्म है। बेटा पार्टनरशिप फर्म ध्यान रखते ही क्या आना चाहिए आपके माइंड में कि इसके अंदर लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 और लेवल 4 की बात होगी। ठीक है। टर्नओवर कितनी दे रखी है? 1.25 करोड़। बेटा टर्नओवर जो है वो किससे कम है मुझे बताओ, क्या लेवल 4 के अंदर फॉल कर रहा है टर्नओवर के हिसाब से? ये यस सर, 2 करोड़ से टर्नओवर के कम है। हिसाब से क्या लेवल 4 के अंदर फॉल कर रहा है क्या? यस टर्नओवर जो सर। है वो किससे ज्यादा नहीं है? यस सर। 10 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रही। 10 करोड़। बोरविंग जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रही है। ठीक है। लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 के अंदर फॉल नहीं कर रहा, तो ये क्या बन जाएगी? लेवल 4 की एंटिटी बन जाएगी। तो पहला काम क्या डेफिनेटली। करना है, आप बता कर आओगे कि भाई ये जो है वो लेवल 4 की है। तो उस पर्पज के लिए पहले आप लिख कर आएंगे कि भाई ये जो क्वेश्चन जो है वो डील कर रहा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ नॉन कंपनी एंटिटीज के लिए। अब इसके लिए सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा ये कौन से लेवल के अंदर फॉल करके चलता है। ठीक है, फिर हम बताएंगे कि भाई ICAI ने क्या बताए हुए हैं, 4 लेवल बता रखे हैं। अब हमने फिर जो हम जिस लेवल के अंदर फॉलो करते हैं ना, हमने उसका क्राइटेरिया लिख कर आना है। तो हमने क्या करा, देखो क्राइटेरिया लिखा, हमने कहा ऐसी कंपनी ऐसी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी जो लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 में फॉल नहीं करती। ठीक है, या और इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल कर देती है। टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही है। ठीक है। बोरोविंग्स जो है इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और होल्डिंग और सब्सिडरी वाला। अब उसके बाद हम पता कर आ जाएंगे, उसने उसको गाइड करने के लिए बोला था। तो उसके बाद हमने बता दिया कि कुछ एक स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो पूरी तरह से एप्लीकेबल है। और बेटा मैंने आपको वही नाम याद दिलाए थे, ये वही नाम याद करवाए थे। कौन कौन से स्टैंडर्ड है जो पूरी तरह एप्लीकेबल है? AS1 2 4 5 7 9 12 16। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था कि कुछ एक स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो कि एप्लीकेबल नहीं होते। कौन कौन से स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो कि एप्लीकेबल नहीं होते हैं? ठीक है, 3 17 20 21 23 25 ये तो है ही है। उसके अलावा ठीक है लेवल 4 के ऊपर बेटा 14 18 24 और 28 भी नहीं लगते। लेवल 4 के ऊपर उसके अलावा 14 18 24 और 28 भी नहीं लगते। ठीक है, इसको भी याद कर सकते हो कैसे? 14 18 10 10 ऐड हुआ है, 10 ऐड करा 24, 10 ऐड करा 28। ठीक है। अब कुछ ना कुछ इंटरलिंकिंग बेटा यहाँ पे बैठानी पड़ेगी ना। दिस इज अ टॉपिक जिसके ऊपर थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन कहीं ना कहीं आ जाता है। ठीक है, अगर सारे नहीं भी लिख पाओगे चलेगा। ठीक है, जितना मैक्सिमम लिख सकते हो उतना लिखाना, इतना कोई परफेक्शन के साथ कोई बच्चा लिख भी नहीं पाएगा बेटा कि बिल्कुल एग्जैक्ट बता देगी ये वाला पैराग्राफ नहीं एप्लीकेबल या ये वाला स्टैंडर्ड। बट कोशिश करना कि अगर हम कुछ ही चीजें याद रख पाए, फुली एप्लीकेबल याद रख लिए, जो नॉट एप्लीकेबल है वो याद रख लिए, बाकी जो बच गए डेफिनेटली उसके अंदर कुछ एक रिलैक्सेशन है तो लिख दिया रिलैक्सेशन है, बाकी स्टैंडर्ड ग्राफ ने उनका नंबर लिख दिया, बस खत्म। ठीक है बेटा, जिस तरीके से हमने क्या करा नॉन कंपनी एंटिटीज का करा, बिल्कुल उसी तरीके से अब क्या है कंपनीज के लिए। तो कंपनीज के लिए जो क्राइटेरिया दिया गया वो कहां दिया गया है? क्लासिफिकेशन दी गई है कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021 के अंदर। वो कहते हैं एसएमसी क्या है और नॉन एसएमसी क्या है। नॉन एसएमसी वो है जो कि एसएमसी नहीं है। ठीक है, बस सिंपल ये बोला है, कह रहे नॉन एसएमसी क्या है जो एसएमसी नहीं है। और एसएमसी का मतलब क्या दिया गया है? एसएमसी का मतलब दिया गया है कि एक ऐसी कंपनी जिसकी इक्विटी एंड डेट या तो लिस्टेड नहीं है या फिर प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग के अंदर नहीं है, ना तो इंडिया में ना इंडिया के बाहर, कहेंगे जो कि एक बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। तो बेटा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग बिल्कुल ध्यान से देखो ना, तो ये वही क्राइटेरिया है जो आपका लेवल 1 का है, बस ऑपोजिट है। लेवल 1 के अंदर क्या था कि जिसकी सिक्योरिटीज जो है वो लिस्टेड है या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। यहाँ पर कह रहे हैं जो नहीं है इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग।
जो कि एक बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनी है, कह रहे हैं जो नहीं है एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं है, जिसकी बोर्विंग 50 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, डज नॉट हैव बोर्विंग्स, और जो कि होल्डिंग है सब्सिडरी नहीं है इनमें से किसी की। तो अगर जिसको लेवल 1 याद है उसको एसएफसी याद करना बड़ा आसान है। ठीक है, अब उसकी क्या दी गई है, एक्सप्लेनेशन कुछ एक दी गई है। कहेंगे एक कंपनी को हम क्वालिफाई करेंगे कि वो स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी है अगर उसने कोई भी कंडीशन जो है और जो स्पेसिफाई वो सेटिस्फाई कर दिया एट द एंड ऑफ द रेलिवेंट अकाउंटिंग पीरियड। एट द एंड देखकर चलेंगे बच्चे। ठीक है, कंपनी जो एसएमसी में फॉल नहीं करती वो नॉन एसएमसी है बेटा। देन जैसे हमने कुछ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 4 को लेकर कुछ एक इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी ना, बिल्कुल सिमिलर सी इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर दी गई। कहेंगे क्या बोला है, एसएमसी को क्या करनी करेंगी, फॉलो करनी है इंस्ट्रक्शन जब आप कंप्लाई कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स के साथ। एसएमसी जो है विच डज नॉट डिस्क्लोज द सर्टेन इन्फॉर्मेशन पर्सुएंट टू एग्जम्पशन रिलैक्सेशन गिवन टू इट शुड डिस्क्लोज। उसको नोट्स के थ्रू बताना होगा कि वो एक एसएमसी है और उसने जो भी स्टैंडर्ड एसएमसी के ऊपर लगते हैं कहेंगे वो उसने डिस्क्लोज करें। तो वो हमें एक लाइन के थ्रू बताएंगे कि कंपनी जो है वो एसएमसी है। ठीक है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021 नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 अकॉर्डिंगली कंपनी ने कंप्लाई करा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो एप्लीकेबल है एसएमसी के ऊपर। कहेंगे जहां पर एक कंपनी एसएमसी है, ठीक है, अगर उसने क्वालिफाई करा है किसी एग्जाम्पशन या रिलैक्सेशन के लिए लेकिन अब वो उसको क्वालिफाई नहीं करती है उस एग्जाम्पशन रिलैक्सेशन के लिए, तो आपको क्या करना है, करंट पीरियड से उसको लगाकर चलना है, प्रीवियस ईयर की फिगर्स को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आप एक फैक्ट जो है वो डिस्क्लोज कर देंगे कि प्रीवियस ईयर की फिगर्स को हमने रिवाइज नहीं करा है नोट्स के अंदर। अगर एक एसएमसी जो है वो ऑप्ट करती है कि उसने एग्जाम्पशन अवेल नहीं करके चलनी है, कोई रिलैक्सेशन अवेल करके नहीं चलनी है जो एसएमसी के ऊपर है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बट नॉट ऑल ऑफ द काउंटिंग साइड को आपको डिस्क्लोज करना होगा जिसके रिगार्ड में आप एग्जाम्पशन अवेल करके चल रहे हैं। अगर एक एसएमसी जो है वो डिस्क्लोज करना चाहती है इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड नहीं है डिस्क्लोज करना, तो उसको डिस्क्लोज करना होगा इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। एसएमसी जो है वो ऑप्ट कर सकती है कि वो अवेल करे कुछ एक एग्जाम्पशन या रिलैक्सेशन फ्रॉम कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट। ठीक है, पार्शियल एग्जाम्पशन रिलैक्सेशन जो है वो परमिटेड नहीं होती है। अब आगे बोलता है कि अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी है जो पहले नॉन एसएमसी थी अब लेकिन अब एसएमसी बन जाती है, तो बेटा 2 कंसेक्यूटिव अकाउंटिंग पीरियड में उसको क्या रहना पड़ेगा, एसएमसी रहना पड़ेगा, तब जाकर वो उसको रिलैक्सेशन मिल पाएगी। अब कंपनीज के रिगार्ड में अगर हम बात करके चलें तो हम कह रहे हैं जिन कंपनीज को इंडियस फॉलो नहीं करने, उसके अलावा कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको अप्लाई करके चलने हैं, तो जो एसएम नॉन एसएमसी है उसको तो सारे ही अप्लाई करके चलने हैं, जो नॉन एसएमसी है उसको तो क्या करके चलने हैं, सारे अप्लाई करके चलने हैं। और एसएमसी के रिगार्ड में इन्होंने क्या दिया है बेटा, वैसे एक लिस्ट ही दे दिया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 नहीं लगेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 के अंदर कुछ एक रिलैक्सेशन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में रिलैक्सेशन है, 20 जो है वो है, देन आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 में है कुछ एक रिलैक्सेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, 25। तो बेटा ये उन्होंने क्या दिया है, कुछ एक लिस्ट जो है वो इस कैटेगरी से दे दी है कि एसएमसी वाला जो है उसके ऊपर कौन कौन से स्टैंडर्ड जो है जहां पर आपकी कहीं ना कहीं क्या है बच्चे, रिलैक्सेशन है, तो उन्होंने रिलैक्सेशन जो है वो बता दी। ठीक है, आपको बेटा बस आपका स्टैंडर्ड खत्म हो गया। मैंने आपको ना ये चार्ट सा बनवाया था अगर आपको याद हो, लेवल 1 के ऊपर तो सारे लगने हैं, लेवल 2, 3, 4 के रिगार्ड में मैंने ना एक चार्ट सा बनवा दिया था क्लास के अंदर, एक जगह पे लिख दिया था कि कौन से स्टैंडर्ड है जो पूरी तरह से एप्लीकेबल है, कौन से हैं जो कि एप्लीकेबल नहीं है, और कौन से एप्लीकेबल है विद सर्टेन एग्जम्पशन या रिलैक्सेशन। मैंने आपको ये चीज जो है बेटा लिखवा दी थी। सो आप लोग क्या करेंगे, प्लीज इसको जो है वो एक बार कर लेना, इस वाले को एक बार बेटा क्या है कर लीजिएगा। ठीक है जी, डन है। अब बेटा एमसीक्यूज इसके प्लीज खुद से गो थ्रू करके चल लेना। ठीक है, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करके चलूं तो प्रैक्टिक इस वाले बेटा चैप्टर के अंदर कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है हमारे पास, तो आईसीए की ही जो क्वेश्चंस है बस उतना कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट इन दिस चैप्टर। ठीक है, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9 की अगर बात करके चले, देखो क्या है, एक्स वाई जेड लिमिटेड, यहां से पता लग गया एक कंपनी है, कह रहे हैं कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ है और बोर्विंग 1 करोड़ है, मुझे तो एसएमसी है या नॉन एसएमसी है, एसएमसी या नॉन एसएमसी, एसएमसी, एसएमसी है। अब एसएमसी है तो उसके रिगार्डिंग जो जो एग्जाम्पशन है वो आप लिख देंगे। सो जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन, आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, पहले उन्होंने बताया है, ठीक है, क्या क्या है चीजें, एसएमसी है, बस इतना बताना था, कवर हो गया। ठीक है बेटा, सो दिस वाज इट बेटा, यही बस इतना मैंने आपको करवा के चलना था इस स्टैंडर्ड के अंदर, इस टॉपिक के अंदर। सो आपका ये टॉपिक रिवाइज हो चुका है बेटा मेरी तरफ से। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा बेटा, थैंक यू सो मच। और बेटा अगला जो बायबैक हम रिवाइज करेंगे उसके टाइमिंग में अभी डाल दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू बच्चों।